एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर क्या वर्क प्रोफाइल है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? आप बता सकते हैं कि ग्रामीण विकास की और पंचायती राज विभाग की कौन कौन सी योजनाएं जो है इस समय इम्प्लीमेंटेशन है ना। राजस्थान की बात आती है, अकबर की बात आती है, तो हमेशा एक बात आती है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। तो आपका चयन क्या होता है? आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है? जी मैम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या कमियां रही थी कि आप मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते सर। नमस्ते। प्लीज बैठिए। थैंक यू। एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर क्या वर्क प्रोफाइल है आपकी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज? जी मैम। मैं वर्तमान में कृषि उपज मंडी समिति नागौर में एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पर हूँ, जहाँ मेरा काम मंडी से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो रहता है। मंडी में जैसे किसी को लाइसेंस देना, सरकार द्वारा संचालित कृषि विपणन के लिए जो भी योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना, बाकी जो भी उनका निरीक्षण करना, ये सारा काम हमारा रहता है। ओके, एक होता है एमएसपी, जी जी ना, एक होता है एफआरपी। जी। दोनों में क्या डिफरेंस है? एमएसपी जो है अनाज, तिलहन, दलहन, इन सब फसलों के लिए डिसाइड होती है, और एफआरपी मेनली गन्ने के लिए दी जाती है। एमएसपी जो है वो सीएसीपी द्वारा निर्धारित की जाती है, और एफआरपी जो है सीसीईए द्वारा निर्धारित की जाती है। तो एमएसपी निर्धारण करने के लिए जो सीएसीपी है वो क्या मानक अपनाती है? सॉरी मैम, इसके बारे में ओके, और एफआरपी के लिए क्या मानक अपनाए जाते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में अभी आइडिया नहीं मुझे। ओके, हमने ना कुछ उसके लिए हमने स्टेबलाइजेशन फंड टाइप का भी कुछ बनाया हुआ है, आपने सुना है? जी नहीं मैम, माफी चाहूंगी। अच्छा, ओके। और कृषि के विपणन से रिलेटेड और कौन सी स्कीम्स हैं? मैम, कृषि विपणन से रिलेटेड जो बहुत सारी स्कीम्स चला रही है सरकार, जैसे जो टिन शेड है वो बनाने के लिए, खेतों में डिग्गी निर्माण के लिए, साथ ही जो किसानों के लिए भी, जो भी मंडी में संबंधित माल है, मजदूर है, पल्लेदार है, उनके लिए भी काफी स्कीम्स चला रही है सरकार। अच्छा, ऐसा हमने पढ़ा भी है, सुना भी है कि भारत में प्रोडक्शन तो अच्छा होता है, लेकिन भारत में फसलें खराब हो जाती है रख रखाव के अभाव में। हमारा एक बड़ी मात्रा में आपके खाद्यान्न है या फिर बागानी फसलें हैं, फल है, सब्जियां हैं, ये सब खराब हो जाती है, वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है। जी मैम। तो इसको रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? मैम, इसको रोकने के लिए कोल्ड स्टोरेज का निर्माण किया जा सकता है, वेयर हाउसेस का निर्माण किया जा सकता है, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं। तो अभी ये राजस्थान सरकार ने कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउसेज, इससे रिलेटेड रिसेंट के बजट में कुछ घोषणाएं की है, अनाउंसमेंट किए हैं? सॉरी मैम, अभी मैं अपडेट नहीं हूँ उस बारे में। ओके, कोई एक नया इंडस्ट्री अनाउंस किया है? सॉरी मैम। चलिए, कोई बात नहीं। आपका ये सेकंड अटेम्प्ट है? जी मैम। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी क्या कमियां रही थी कि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर तक ही जा सके? मैम, मैंने मेरी तरफ से पूरा प्रयास किया था, लेकिन कुछ चीज़ों में मैं मेरी कमियां मानती हूँ। जो मेंस में मेरी जो लिखने की शैली है वो थोड़ी मुझे वीक लगी थी, उस वजह से मुझे ये पोस्ट मिली। तो इस बार आपने इसके लिए कुछ काम किया? जी मैम। अलग से मेहनत की थी, कोई कोचिंग ज्वाइन की? मैम, कोचिंग भी ज्वाइन की है, सेल्फ भी किया है, सारा मिक्स करके और काम किया था इस पे। अच्छा, आप बीकॉम भी आपने कर रखा है, अभी आप मार्केटिंग ऑफिसर है। एक टर्म होती है सेल्स और एक टर्म होती है मार्केटिंग, दोनों में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग में जो है प्रोडक्ट बनने से लेके जो ग्राहक है उस तक पहुंचने के बाद भी उसको सेवाएं दी जाती है, जबकि सिर्फ सेल्स में हम विक्रय करके उससे फ्री हो सकते हैं कि हमने एक बार बेच दिया, उसके बाद हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जबकि मार्केटिंग की आप कुछ मतलब 2-3 मुझे एग्जांपल्स दे सकते हैं? सॉरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पाई। मार्केटिंग के एग्जांपल की मतलब मार्केटिंग का ये तरीका है, कोई मेथड्स बता सकते हैं? जी मैम, एडवर्टीजमेंट है, जो डिजिटल भी हो सकता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी हो सकता है, और व्यक्तिगत विक्रय भी इसमें आता है कि जो पर्सन टू पर्सन जाके, डोर टू डोर जाके अपने सेल करते हैं, वो चीज़ें इसमें। अच्छा, आपने एडवर्टाइजमेंट्स देखे आज सर्फ के? कुछ ना, एक सर्फ का एडवर्टाइजमेंट आता है, उसमें वो बोलते हैं कि आप ये सर्फ खरीदेंगे तो इसका इतना जो परसेंटेज है कि जो 2 रुपए हैं वो बच्चों की एजुकेशन में खर्च होंगे। जी जी।
तो ये वाला जो तरीका है, ये जो मार्केटिंग का तरीका है, इसको कुछ बोलते हैं, इसका क्या नाम है? CSR के तहत ये दी जाता है उसमें। ओके, बट इस तरीके की जो मार्केटिंग होती है, उस मार्केटिंग के लिए कुछ नाम है, आप तो जानते हैं? सॉरी मैम, इसके बारे में आइडिया नहीं है। CSR का क्या पर्पज है? हम CSR का पर्पज है कि जो भी कंपनियां जो हमारे पर्यावरण से, समाज से जो संसाधन लेती है, वो अपने प्रॉफिट में से कुछ ऐसा काम करे जो वापस संसाधन जो समाज को या पर्यावरण को लौटा सके। इसके लिए वो बहुत सारी जो कल्याणकारी गतिविधियां करती है विभिन्न सेक्टर्स में, जैसे एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। सर यस, आपने महिला सहकारिता समिति के बारे में सुना है? जी सर। बताइए। सर, महिला सहकारिता समिति जो है, विभिन्न जो महिलाएं हैं, कुछ महिलाओं का ग्रुप होती है जो एक समिति का गठन करती है, जिसके माध्यम से वो, जिसका सहकारिता का सिद्धांत होता है एक सबके लिए और सब एक के लिए, तो ये विभिन्न जो अपने उत्पाद हैं उनका प्रोडक्शन भी कर सकती है, उनका सेल भी कर सकती है इसके माध्यम से। अभी जैसे राज्य सरकार द्वारा ग्राम स्तर पर कितनी महिला सहकारिता समितियां का गठन किया गया? सॉरी सर, मुझे अभी एग्जैक्ट डाटा इसके बारे में पता नहीं। चलो ठीक है, आप नागौर से हैं, तो पंचायती राज का उद्भव वहीं से हुआ था। जी नागौर से। आप बता सकते हैं कि ग्रामीण विकास की और पंचायती राज विभाग की कौन कौन सी योजनाएं जो है इस समय इम्प्लीमेंटेशन? जी सर। सर, एक स्कीम है जो स्वराज योजना है, स्वामित्व योजना पंचायती राज द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें जो खेतों के जो डिजिटलीकरण के लिए और उनका रिकॉर्ड करने के लिए योजना चलाई जा रही है। साथ ही एक योजना अमृत सरोवर के नाम से चल रही है, जिसमें प्रत्येक जिले में 75 तालाब बनाए जाएंगे ताकि वहां जल संरक्षण की सुविधाएं पर्याप्त रूप से हो सके। सर, वर्तमान में मैं यही याद कर पा रही। आप ये जो आपका डीडवाना कुचामन नया जिला बना है, जी सर, इसके आप क्या समझती हैं कि इसको बनाया जाना उचित था? क्या कारण है कि इसको जिला बनाया गया? हाँ जी सर, जो डीडवाना कुचामन जिले के अंदर आने वाली तहसीलें और कुछ गांव, पहले जो जिला था नागौर जिला, उसके हेडक्वार्टर से बहुत दूर थी, उनकी दूरी बहुत ज्यादा थी, जिस वजह से किसी भी इंसान को यदि हेडक्वार्टर से रिलेटेड कोई भी काम था उसको बहुत दूर चल के आना पड़ता था। इस वजह से सरकार को लगा कि जो परेशानियां हैं वो उनका समाधान हो सके, इसलिए उन्होंने डीडवाना कुचामन जिले को हेडक्वार्टर के रूप में बनाया ताकि सभी तक आसानी से पहुंच हो सके जिला प्रशासन की। नागौर में राजस्थान की सबसे ज्यादा गौशालाएं। जी सर। आपको पता है गौशालाओं के लिए राज्य सरकार ने एक अलग विभाग बना रखा है? सर, गोपालन विभाग के नाम से विभाग बनाया हुआ है। कितना अनुदान देती है राज्य सरकार गौशालाओं को? सर, मुझे इसके एग्जैक्ट डाटा के बारे में नहीं पता। महिला सशक्तिकरण योजनाओं में फ्लैगशिप स्कीम्स कौन कौन सी? सर, राजश्री योजना है, उसके अलावा जो पालन पोषण के लिए एक योजना थी, सॉरी सर मैं नाम भूल रही हूँ उसका, इंदिरा, सॉरी सर मैं नाम भूल रही हूँ उसका अभी। आपने उड़ान योजना के बारे में सुना? जी सर, जी सर, उड़ान योजना जो है, जो किशोरियों को और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन देने के संबंध में है, ताकि उनकी हाइजीनिक जो व्यवस्था है वो की जा सके। अच्छा, बीकॉम करने के बाद में आप प्रशासनिक सेवाओं में क्यों आना चाहते हैं? सर, बीकॉम मार्केटिंग में है आप, उसके बाद में अचानक प्रशासनिक सेवाओं में आने का क्या? जी सर, बीकॉम के दौरान मैंने NSS की एक्टिविटी ज्वाइन की थी, जो नेशनल सर्विस स्कीम के माध्यम से चलाई जाती है। तो मैं उसमें 2 साल तक भागीदार रही। उसके माध्यम से हमने जो भी काम किए गाँव को, जैसे मेरी कॉलेज ने एक गाँव को गोद ले रखा था, उसमें हमने बहुत सारे काम किए। उस दौरान मुझे लगा कि एक प्रशासनिक अधिकारी जो है, जो हम काम करें उनको और बेहतर तरीके से करवा सकता है और उनकी समस्याओं का अच्छे तरीके से समाधान कर सकता है। आप क्या समझते हैं कि आप में क्या क्या प्रशासनिक योग्यता है? जी सर, मैं लीडरशिप क्वालिटी रखती हूँ, मैं डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर सकती हूँ, साथ ही मैं संवेदनशील हूँ, ताकि जो भी इंसान मेरे पास अपनी समस्या लेके आए मैं उसका पूर्ण रूप से समाधान करने की कोशिश करती हूँ। हाँ जी, आप नागौर दरबार के बारे में क्या जानते हैं? सर, ये 1570 में अकबर, सम्राट जो अकबर है, उनके द्वारा लगाया गया था, ताकि जो उनकी राजपूताना से रिलेटेड जो मेन रियासतें आती थी उनको अपनी अधीनता में ला सके। इस दौरान जैसलमेर रियासत के शासक और बीकानेर रियासत के शासक ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी।
जोधपुर की तरफ से कौन आए थे इसमें? सर जोधपुर की तरफ से चंद्रसेन आए थे, लेकिन उन्होंने दरबार का माहौल देख के वापिस वो वहां से चले गए थे और उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की। इसका भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव पड़ा, इम्पैक्ट क्या पड़ा? सर भारतीय इतिहास पर ये प्रभाव पड़ा कि जो अधिकतर राजपूताना जो मुगल साम्राज्य के अंदर आ गया, और जोधपुर जो रियासत है उसे आजीवन काल तक, जैसे चंद्रसेन जी जो है उनको आजीवन काल तक फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक है, जब है ना राजस्थान की बात आती है, अकबर की बात आती है, तो हमेशा एक बात आती है, अकबर वर्सेस महाराणा प्रताप। जी सर। तो आपका चयन क्या होता है? जैसे महाराणा प्रताप। क्यों? सर उन्होंने उस टाइम उनके पास जो भी सुविधाएं थी उनको त्याग कर एक कठिनाई का मार्ग चुना और अपनी स्वतंत्रता कायम रखने की कोशिश की, और वह आजीवन उन्हीं से लड़ते रहे, लेकिन उनकी अधीनता कभी नहीं स्वीकार की और अपने राजपूताना को स्वतंत्र बनाए रखने की कोशिश की। इसके अलावा उनकी कौन सी क्वालिटी आपको अच्छी लगती है? सर उनको अपनी परेशानियों से हार नहीं माना मुझे उनकी सबसे अच्छी क्वालिटी लगती है। या फिर आपको उनको ऐसा नहीं लगता वो है ना सभी जातियों को साथ लेकर चले, सभी वर्गों को साथ लेकर चले? जी सर बिल्कुल, ये भी मुझे क्वालिटी लगती है। अच्छा ठीक है। एक बहुत ही प्रसिद्ध भक्ति संत हुए हैं रैदास जी। जी सर। उनकी अवधारणा क्या है, उनकी शिक्षाएं क्या है? सॉरी सर, अभी मैं एग्जैक्ट उनकी शिक्षाएं याद नहीं कर पा रही। चलिए इतना बताएं आप कि रैदास जी निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे या फिर सगुण भक्ति में बिलीव करते थे? सर सगुण भक्ति में बिलीव करते थे। सगुण भक्ति में बिलीव करते थे? श्योर हो आप? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है मुझे ये लग रहा है सगुण भक्ति में। ठीक है, अरावली के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता दीजिए आप। सर अरावली जो पर्वतमाला है वो गुजरात के पालनपुर से लेके दिल्ली की रायसीना हिल्स तक विस्तृत है, जिसकी जो लंबाई है वो राजस्थान में 550 किलोमीटर तक है, जो राजस्थान में सिरोही से प्रवेश करती है और अलवर तक जाती है। उसके बाद वो दिल्ली में हरियाणा के थ्रू होते हुए दिल्ली तक चली जाती है। इसी कुछ पीक बताएंगे आप? जी सर, राजस्थान में इसकी सबसे ऊंची जो पीक है वो गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर हाइट है। उसके अलावा कुंभलगढ़ एक पीक है, सज्जनगढ़ है और रघुनाथगढ़ एक पीक है। ये पीक्स कुछ है। ठीक है, हिंदी उपन्यास पढ़ना आपकी हॉबी है? जी सर। अभी तक कितने लेखकों को आपने पढ़ा है अच्छे से? सर मैं जहाँ तक ये भी याद कर पा रही हूँ, मैंने 5-7 जो लेखक हैं उनके काफी बुक्स पढ़ी हैं, काफी नॉवेल्स पढ़े हैं उनके। जैसे कि प्रेमचंद जी की कौन कौन सी पुस्तकें पढ़ी आपने? सर प्रेमचंद जी के गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन, निर्मला, ये उपन्यास मैंने प्रेमचंद जी के पढ़े हैं। उसके अलावा फणीश्वरनाथ रेणु का मैंने मेलांचल पढ़ा है, और उसके साथ ही राग दरबारी पढ़ा है श्रीलाल शुक्ल जी का, और जो महादेवी वर्मा है उनका उसने कहा था ये कहानी करके एक उपन्यास में बोल रही हूँ। गोदान आप 3 लाइन में एक्सप्लेन करें। सर गोदान जो तत्कालिक समस्याएं थी, जो 1936 के आसपास की जो भी भारत की समस्याएं थी, उनका यथार्थ चित्रण करता है। साथ ही ये एक महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी वर्गों की जो समस्याएं हैं उनका उजागर किया गया था और उनका यथार्थवादी चित्रण किया गया था। अभी तक आपने जितने उपन्यासों के नाम बताए उनमें से आपका सबसे प्रिय उपन्यास कौन सा है? सर गोदान। अच्छा गोदान। ठीक है। अच्छा एक मेरा अंतिम प्रश्न आपसे, ये जो पालनहार योजना क्या है? सर पालनहार योजना जो है वो अनाथ जो बच्चे हैं या कोविड के दौरान जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनको आर्थिक सहायता देने की योजना है, जिसमें उनको 18 साल तक प्रति वर्ष जो है 2500 रुपए दिए जाते हैं। साथ ही 18 साल के होने के बाद उनको 1 लाख रुपए की एक मुश्त राशि दी जाती है, ताकि उनका भविष्य जो है सुनहरा बन सके। और हाल ही में सरकार ने जो पालनहार के तहत आने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए सरकारी नौकरी की भी घोषणा की थी। थैंक यू। जेंडर इनइक्वलिटी में आपको एक स्टेटमेंट देती हूँ, इसको एलाबोरेट कीजिए। जो लैंगिक असमानता है ये प्राकृतिक है जेंडर इनइक्वलिटी, बट जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो सामाजिक और सांस्कृतिक है। जी मैम, मैं कोशिश करती हूँ इसको एक्सप्लेन करने की। मैम जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो एक प्राकृतिक समानता ऐसे है कि इंसान जो जन्म से ही उसका जेंडर डिसाइड हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, ये तो एक प्राकृतिक हो गया। और डिस्क्रिमिनेशन जो है जाति के आधार पर भेदभाव है या किसी भी वर्ग के आधार पर भेदभाव है, उनकी आर्थिक सामाजिक असमानता के आधार पर जो भेदभाव बनाया जाता है उसे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेटी कहा जाता है। ओके ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।